सविता भट्ट तिवारी, देखिए काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर इसका मैं जो सामने देख सकता हूँ ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पर बहुत ही तत्परता से जितने हमारे यहाँ पर स्टाफ के लोग हैं और बाकी नर्स हैं ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में लगी हुई हैं और एक एक रजिस्ट्रेशन ये हो रहा है। थोड़ा हम चाहेंगे इनसे हम बात करें और यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन काउंटर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ मेन गेट से अंदर आते हैं इस विनायक हॉस्पिटल, विनायक अस्पताल में ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। कुछ मैम लोग हमारे साथ यहीं बैठी हैं। मैम थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं रश्मि जोशी और मैं यहाँ 4 साल से काम करती हूँ हॉस्पिटल में, एम वेरी गुड हॉस्पिटल। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है हर पेशेंट के साथ। जैसे कोई मध्य वर्ग का या गरीब टाइप का है तो उसकी काफ़ी हेल्प मैम करती हैं। और मैंने शायद कहीं ही देखा होगा कि जितनी हेल्प यहाँ पेशेंटों को मिलती है और जितना रिलीफ मिलता है, और हर तरह की समस्याओं के लिए आज फ्री कैंप लगा हुआ है जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं और उसके लिए निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है और जो भी है आपके सामने और बहुत अच्छा है। मैम हम एक और देख सकते हैं बहुत ही तत्परता से ये भी लगी हुई है। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन इनका रजिस्टर भी है जिसमें अभी तक जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस रजिस्टर में इनकी मार्किंग हो रही है। ये सभी लोगों का नाम पता पूरा डिटेल्स ये लिख रहे हैं। एक मैम और बहुत तत्परता से हमारे जरा आपका भी हम परिचय लें। मैम थोड़ा सा मेरा नाम रागिनी तिवारी है और मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। यहाँ सविता मैम है जो कि गायनिक, डॉक्टर सविता जी वो गायनी की है। अदरवाइज सारे डॉक्टर आए हैं, फिजिशियन आए, आई, आर्थो, बहुत मतलब सारी व्यवस्थाएं हैं। बाकी मैम एक थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप मास्क नीचे कर लीजिए। अभी तक आपके इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कितने आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके? 52 अभी हो चुके हैं। और जहां तक मैं समझ सकता हूं ये 4 बजे तक आपका ये कैंप अभी चलेगा, तो अभी तक बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि बहुत अधिक संख्या में यहां पर आपके रजिस्ट्रेशन बराबर होते रहेंगे। ये ब्लड प्रेशर आप कुछ मॉनिटरिंग इसका कर रही हैं ना? हर जितने भी आपके पास यहां पर रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं आप सबका ब्लड प्रेशर ले रही हैं और कुछ क्या पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर, वेट मशीन, सब चीज़ें हैं। ये बेसिक्स जितना भी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ आप सब कुछ ये ले रहे हैं। कंप्लीट आपका जो है वाइटल्स आप कंप्लीट वो कर रही हैं। चलिए हम चाहेंगे हमारे जो कैमरा पर्सन है विनय तिवारी जूम करके बहुत ही बारीकी से इस अस्पताल के बारे में, इस विनायक हॉस्पिटल जो कि शेखुपुरा ये अलीगंज विकास नगर में है, और विनायक हॉस्पिटल यहाँ की एक बहुत ही प्रतिष्ठित गायनोकोलॉजिस्ट जो महिला या स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता भट्ट तिवारी। हम आगे भी चलते हैं, बढ़ते हैं, चाहेंगे विनय हमारे साथ आगे बढ़े। यहाँ पर इमरजेंसी का भी मैं एक कक्ष देख रहा हूँ, ये सामने इमरजेंसी है इस हॉस्पिटल की। यहाँ पर कुछ हमारी डॉक्टर्स वगैरह और सिस्टर्स वगैरह बैठी हैं। आइए विनय थोड़ा सा हम जानते हैं, यहाँ इनसे परिचय लेते हैं, इनसे बात करते हैं। मैम थोड़ा आप अपना परिचय बोलिए। अरे सर आप मैम बोलेंगे। मैम थोड़ा सा अपना परिचय। यस मैम, सर यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है सर। मास्क थोड़ा सा अगर नीचे कर ओके सर। कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है सर, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, कोरोना है, और सभी लोग लाभार्थी आ रहे हैं, लगवा रहे हैं सर, और यहाँ पे अच्छी सुविधा हो रही है सर। अच्छा, मेरा अब आपसे पहला प्रश्न यही है कि जैसे आप कह रही हैं आप यहाँ पर क्या कोविशील्ड लगवा रही हैं कि कोवैक्सीन, कौन सा, स्पुतनिक भी अब आ गया है तो? अच्छा, आपके पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, खासतौर पे पहले दोनों डोजेज और उसके बाद तो आप बूस्टर डोज भी जो है करीब 9 महीने के बाद जो लगने, तो आप क्या फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर तीनों का ही यहाँ पर इसको मॉनिटर कर रही हैं कि इसके तीनों सर, तीनों कर रहे हैं। तीनों सर, जी सर। जिस हिसाब से आपके पेशेंट्स आ रहे हैं या जिस हिसाब से उनका अपने जितना समय का उनका टाइम हो गया है, फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज और उसके 9 महीने बाद बूस्टर डोज आपने। अच्छा, इस इमरजेंसी में यहाँ हम जैसे देख रहे हैं स्टाफ ड्यूटी रूम भी है, लेबर रूम भी है। यहाँ पर आप कितने वर्षों से इस अस्पताल से जुड़ी हुई हैं? सर वैक्सीनेशन के लिए आप बेसिकली यहाँ वैक्सीनेशन पे ही आए हुए ये हैं, तो आपका बेसिक उद्देश्य और उद्देश्य जो है यहाँ पर आज वैक्सीनेशन है। तो साथियों, आपने जैसे देखा ये बहुत ही एक बढ़िया कार्य यहाँ पर, खास तौर पे इस पूरे मेडिकल कैंप के साथ साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और भी चाहे उसकी फर्स्ट डोज हो
सेकंड डोज हो या चाहे उसकी बूस्टर डोज हो, बहुत ही तत्परता से जितनी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं ये लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा ये अपने यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं। चलिए हम चाहेंगे विनय के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ें, आगे देखें और चल के हम देखें। ये साथियों जैसे सामने भी एक ये बैनर और वो लगा रखा है, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर विनायक हॉस्पिटल, दिनांक 17 अप्रैल रविवार 10 बजे से 4 बजे तक। मुख्य अतिथि इसमें ब्रजेश पाठक जी और आशुतोष टंडन गोपाल जी भैया। तो हम इसके अब आगे चलते हैं और आउटडोर की तरफ, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की तरफ हम चलते हैं और आउटडोर में थोड़ा देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा, ये जो विनय आपको जूम करके भी दिखा रहे हैं, ये टोटल एक रिसेप्शन एरिया, कोई रिसेप्शन में है आपके यहाँ बैठे, ये रिसेप्शन एरिया के बारे में मैम थोड़ा सा आप हमको बताइए, ब्रीफ करिए, थोड़ा मास्क नीचे करिए, आप अपना नाम बताइए, अपने बारे में। मेरा नाम अंजनी है और हमने एएनएम किया है। आपने एम किया और यहाँ पर पूरा रिसेप्शन एरिया में आप इतने जो भी कार्यकलाप हैं इन सबको आप देखती हैं। लगभग अगर मैं कहना चाहूँ जो आज तो ये निशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाई हुआ है, इसको छोड़ के भी यहाँ पर आप लगातार यहीं पर इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सविता भट्ट तिवारी, जो कि यहाँ की एक बहुत ही प्रमुख गायनोकोलॉजिस्ट, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। लगभग कितने मरीज, कितने पेशेंट्स यहाँ हॉस्पिटल में रोज आ जाते होंगे? सर डेली 10 से 15 लोग आ जाते हैं। 15 से 20 लोग या 10 से 15 लोग ये आते ही रहते हैं। सामने हमने देखा जैसे एग्जामिनेशन रूम है। मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों जैसे कि आज आपने सुबह से देखा, हम यहाँ पर विनायक हॉस्पिटल, विनायक अस्पताल, यहाँ पर शेखुपुरा, यहाँ पर हम आए हुए हैं। ये शेखुपुरा विकास नगर में है और ये बहुत बड़ा अस्पताल डॉक्टर सविता भट्ट तिवारी जो यहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट है, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर वो आज यहाँ चली हैं कि फ्री मेडिकल कैंप, आज एक यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य मेला या स्वास्थ्य शिविर इन्होंने यहाँ लगा रखा है। ये हमारे लिए, एक चैनल के लिए परम सौभाग्य है कि मैडम को छोड़ के, जो मैडम से हमने आपकी पूरी बात करवाई थी, दिखाई भी थी, हड्डी रोग विशेषज्ञ जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये हमारे साथी हैं, हम इनसे रूबरू होना चाहेंगे, इनसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बोन्स एंड जॉइंट्स, ये परेशानी लगातार इतनी बनी रहती है और आपने तो इसके बारे में इतना विस्तार रूप से, आपका इतना लंबा कैरियर रहा हुआ है, ये देखा होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की, ये बेसिकली जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है और बहुत सारे बॉडी में इतने सारे जॉइंट्स हैं जो कि आर्थराइटिस का कारण है। पहला तो इन्फेक्टिव होता है, ये ट्यूबरकुलर हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, इस इन्फेक्शन से हो सकता है। दूसरा गाउट की वजह से हो सकता है। तीसरा ये एजिंग प्रोसेस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो एज के साथ हड्डियां घिसने लगती हैं और जॉइंट्स खुरदरे हो जाते हैं और हर मूवमेंट में पेन होता है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके लिए, इसको बचाने के लिए आदमी को अपने वेट का कंट्रोल रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, गुड डाइटरी हैबिट्स रखनी चाहिए और अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार रखना चाहिए। और इससे ये होगा कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, विटामिन C, विटामिन D का सेवन करें। विटामिन D के लिए जो नेचुरल धूप है, ये सुबह के समय डेली रेगुलर लें, हफ्ते में 2 दिन भी लें तो विटामिन D की कमी नहीं होगी और बोन्स ज़्यादा मजबूत और हेल्दी रहेंगी। इसके अलावा एक्सरसाइज का मेन रोल आर्थराइटिस के इलाज में होता है। 80 to 90% इलाज एक्सरसाइज से ही हो जाता है। इसका कुछ सपोर्टिव दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, अगर स्पेसिफिक बीमारी है तो उसकी दवा दी जाती है, अदरवाइज जनरल दवाइयाँ जिससे कि जॉइंट का में जो लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है वो ठीक हो जाए। विटामिन C हो, विटामिन D हो, मल्टीविटामिन हो, ज़रूरत पड़ने पे विटामिन E भी हो। और बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस होने पे हम लोग इंजेक्शन से लुब्रिकेंट बाहर से अंदर इंजेक्ट भी करते हैं। और सबसे अंतिम उपाय होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट का। जब एकदम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जो किसी तरीके से नहीं ठीक हो सकता और किसी की डे टू डे एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट होने लगती हैं कि वो चल नहीं सकता, टॉयलेट नहीं जा सकता, तो फिर तब जॉइंट रिप्लेसमेंट की बारी आती है।
मेरा अंतिम प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जैसे आपने बहुत ही विस्तार रूप से, और दवाइयाँ भी क्या क्या लेनी चाहिए और खान पान भी किस तरह होना चाहिए, क्या इस ऑर्थोपेडिक पूरी एक्सरसाइज, इसके साथ साथ क्या फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये भी क्या काफ़ी लाभकारी रहती हैं? हाँ, फिजियोथेरेपी तो बहुत ही लाभकारी रहती है। 80 to 90% इलाज आर्थराइटिस का उसी से होता है। शुरू में हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक में भेज करके उसका कराते हैं, फिर ये सिखा दिया जाता है कि अपने घर पे आप इस तरीके से करते रहें और रेगुलर करते रहें, जिससे कि आपकी डिजीज़ कंट्रोल में रहे और आपकी समस्याएं कम से कम रहें और ठीक हो जाए। तो आपकी डेली एक्टिविटीज़ काम। डॉक्टर साहब, अपने इस कंटिन्यूअस मेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में हम जरूर चाहेंगे कि हम लगातार आपसे रूबरू होते रहें, आपसे बात करते रहें और हमारे दर्शकों को आपकी इन सभी बातों में जो आपने खास तौर पे इस हड्डी रोग के बारे में बताया या इस ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बताया, हमारे अभी और भी दर्शक कई चीज़ और जानना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे कि हम आपसे लगातार बात करते रहें, आपसे मिलते रहेंगे और आपका सौभाग्य हमको जरूर प्राप्त होता है। बिल्कुल, हमारा पूरा सहयोग सभी के साथ रहेगा और जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी आप बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूँगा। मिसाल टुडे से बात करने का सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मिसाल टुडे से आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि सारे जितने पुराने हमारे स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी यहाँ पर इस विनायक हॉस्पिटल, विनायक अस्पताल के कैंप में, और हमारे लिए इस समय एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि ENT जो मेडिकल में कहते हैं ईयर नोज थ्रोट, यानी कि कान नाक गला, उसके विशेषज्ञ, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसके ENT सर्जन हमारे साथ हैं। ये स्वयं अपना परिचय अपने आप देंगे और हम इनसे बात करना चाहेंगे, ये हमारे चैनल से बात करेंगे। थोड़ा सा सर अपना प्लीज़ परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर JP मल, यहाँ KGMC से जो है MBBS करके, मैं CNT करके 84 से मैं उत्तर प्रदेश सेवा का जो है लगा हुआ हूँ। मैं विभिन्न ज़िलों में ENT सर्जन रहा। नैनीताल में मैं डिस्ट्रिक्ट ENT सर्जन रहा, पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट ENT सर्जन रहा, उसके बाद बलिया में 18 साल तक मैं डिस्ट्रिक्ट ENT सर्जन कंसल्टेंट रहा। फिर बाद में बलरामपुर होते हुए बाराबंकी में मैं 2-3 साल तक सीनियर कंसल्टेंट ENT सर्जन रहा। फिर बांदा में सीनियर कंसल्टेंट ENT सर्जन, CMO होते हुए मैं स्वास्थ्य विभाग में निदेशालय में निदेशक नेशनल प्रोग्राम के तहत NPPCD नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस का पूरा स्टेट नोडल ऑफिसर रहा, जिसमें ये प्रोग्राम चलाया गया और उस प्रोग्राम को जो है 7 जिलों से शुरू में किया गया और अब आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और अब मैं रिटायर होने के बाद अपने मल हॉस्पिटल एक करके मुंशी पुलिया चौराहे पे सुख कम्प्लेक्स के बगल में मैं जनता की सेवा दे रहा हूं। आज अपनी क्लास फेलो डॉक्टर सविता भट्ट के आग्रह पर मैं आकर के विनायक हॉस्पिटल में सवेरे 10 बजे से लेकर के अब तक जो है करीब 67 मरीज जो है मैं ENT का नाक कान गले का मैं देख चुका हूं। अभी भी मरीज जो है कुछ आते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम ENT की आपसे बात करें, ईयर नोज थ्रोट की, एक बड़ा प्रमुख विषय आता है, एक बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ी परेशानी एक ENT की आती है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। एक जो नाक की हड्डी होती है, जो हम जिसको मेडिकली DNS डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं, इसके कारण नाक की हड्डी के मारे बहुत तरह की बच्चों में कोई एलर्जिक कंडीशन या बच्चों में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या और भी जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ENT की खासतौर पे ईयर नोज थ्रोट में ये DNS या डेविएटेड नेजल सिप्टम एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे, इसका निदान क्या है और ये कैसे ठीक हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। DNS जो है ये बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं उसी समय माँ के गर्भ से जब पैदा होने में टाइम लगता है, तो बच्चों के सर का हिस्सा माँ के पेट में उनके पेल्विक गर्डिल हड्डी से चपक जाता है और उसके कारण उनकी नाक की संरचना में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है
वो या तो डीएनएस राइट साइड में या डीएनएस लेफ्ट साइड में निर्माण शुरू हो जाती है। अगर उसी समय बच्चे को दिखा लिया जाए तो थोड़ा सा उनका जो है शेप चेंज करते हुए उसको कुछ हद तक जो है सही किया जा सकता है, लेकिन उस समय लोगों को मालूम नहीं होता है, किसी को इसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है माताओं को कि हमारे बच्चे को जो है इस तरह की समस्या है, ना वो डॉक्टरों को दिखा पाती हैं। इस वजह से वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके अलावा जो है नाक के डीएनएस के और भी कारण हैं। किसी को नाक पे जो है चोट लग गई, डायरेक्ट चोट लग गई, किसी कोई नाक जो है ऑपरेशन के दरमियान में किसी के मांस जो है नाक में बढ़ गया, उसके वजह से जो है नाक की हड्डी जो है दूसरे साइड में जो है फैल जाती है। तो इस तरह से कारण तो कई हैं, लेकिन निदान के रूप में जो है यही है कि अगर बच्चों में शुरू में मालूम हो जाए तो उनका निदान हो जाता है। अदरवाइज जो है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हड्डी उनकी मजबूत हो जाती है, तो उसमें जो है ये देखना पड़ता है कि उसको जो है कितनी परेशानी हो रही है। अगर उनको हल्का फुल्का परेशानी है तो दवा से काम चल जाता है, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ते बढ़ते ये डीएनएस जो है साइनोसाइटिस में बदल जाता है, क्योंकि नाक में जो है बलगम जो है जमा होने लगता है। उसके नाक के जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो साइनस में कफ जमा हो जाता है, और जब साइनस में कफ जमा होकर के उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम जो है साइनोसाइटिस कहते हैं। और ये साइनोसाइटिस बीमारी जो है बहुत ख़तरनाक होती है। लोगों में तरह तरह के हो जाते हैं। शुरू में सर दर्द होता है, बाद में पक जाता है तो उसके अंदर जो है मवाद बन जाते हैं, फिर उसका हम लोग मवाद के हिसाब से इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी नाक में जो है वो मक्खियाँ आ जाती हैं, और मक्खियाँ आ जाती है तो नाक में जो है मक्खियाँ अंडे दे देती हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन में नाक में कीड़े पड़ जाते हैं, पूरा नाक कीड़े से जो है भर जाता है, बड़ी बेबस संज्ञा हो जाती है। लेकिन हम लोग जो है उन मरीजों का भी इलाज करते हैं, सही करते हैं। बहुत ही विस्तार रूप से डॉक्टर साहब मैं कहूँगा आपने ये इस बड़ी बीमारी, मैं देखता हूँ ये ईएनटी में मुख्यतः बीमारी बहुत अधिक छोटे बच्चों से लेके फिर उनकी जिस से आयु बढ़ती जाती है, ये डीएनएस भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। मेरा अंतिम प्रश्न बस अब है, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक आज हमको देख रहे होंगे, इस मेडिकल कैंप को देख रहे होंगे, आप लोग ने इतनी इतनी लाभदायक, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमको इस मेडिकल विषय के बारे में दी हैं। क्या ये डीएनएस या डेविएटेड नेजल सेप्टम जो है, क्या ये दवाइयों से ही ठीक हो सकता है कि ये फिर इसका अंतिम उपाय सर्जरी होता है कि क्या है? आपका क्या मानना है डॉक्टर साहब? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये शुरू में अगर ये मरीज जो है आ जाए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो उसमें जो एलर्जी का पोर्शन है उसको सही किया जा सकता है। 14-15 बरस 18 बरस से छोटे के बच्चे जो आ जाते हैं दिखाने के लिए, तो उनको जो है कुछ प्रोसेसिंग करके उसको सही किया जा सकता है। लेकिन 18 वर्ष के बाद जब एक समस्या बढ़ती जाती है तो उसका निदान मात्र जो है ऑपरेशन ही हो जाता है। और उस ऑपरेशन में सबसे पहले जो है हमारे समय में सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम का ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन अब जो है दाएँ बढ़ गई, दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं। उसको जो है हम लोग जो है ऑपरेशन का नाम फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी दे दिया, क्योंकि बाहर जो है कोई चीरा निशान नहीं लगता है, अंदर ही अंदर ऑपरेशन करके हम लोग नाक की हड्डी सीधी भी कर देते हैं और सारे साइनस को साफ भी कर देते हैं। इतनी लाभकारी, इतनी गुणकारी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब हम ये चाहेंगे कि इस तरह के मेडिकल वक्तव्य आगे वाले भी हमारे एपिसोड्स में, और आप लोग जो प्रमुख डॉक्टर्स हैं, हम आपसे बात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों में आपसे बात होती रहेगी। और हमारे दर्शकों को लाभ के लिए इस तरह के जो आप कैंप रखते हैं, कैंप लगाते हैं और आप कैंप में इतना सहयोग देते हैं, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे से आपको अनेकों शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, और हमारे इस चैनल से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिसाल चैनल को, आप लोगों के सहयोग को, और जनता को जो है ये लाभ पहुंचाएंगे, इसके लिए जो है हम बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बढ़िया।